इतिहास के पन्नों से भविष्य की तकनीक तक जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ने का केंद्र द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी और व्यवस्थित थी। ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पहले फली फूली, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छोड़ गई। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो नक्शा है, ये कोई छोटी मोटी जगह का नहीं है। ये गवाह है एक ऐसे साम्राज्य का जो लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सोचिए, आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कई हिस्से सब इसमें शामिल थे। ये अपने समय की सबसे बड़ी शहरी संस्कृति थी। इसका पैमाना ही मतलब हैरान कर देने वाला है। और यहीं से हमारे इस खोज का सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये सभ्यता इतनी जबरदस्त और संगठित थी, तो भाई इसके शासक कहाँ थे? यहाँ हमें मिस्र के पिरामिड जैसे कोई शाही मकबरे क्यों नहीं मिलते, या मेसोपोटामिया जैसे आलीशान महल? इस एक सवाल ने सच पूछिए तो दशकों से बड़े बड़े पुरातत्वविदों को उलझा रखा है। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सुरागों की जरूरत पड़ेगी, है ना? और हमारा पहला सुराग हमें मिलता है इन शहरों की अपनी बनावट में। ये शहर खुद इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूने थे और इनकी संरचना ही हमें बहुत कुछ बता देती है। ये देखिए, ये है मोहनजोदाड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। और ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, इसे पक्की ईंटों से बनाया गया, इस पर प्लास्टर किया गया और तो और पानी के रिसाव को रोकने के लिए तारकोल की परत भी लगाई गई। लगभग 4,500 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये साफ दिखाता है कि उनके पास कितने बेहतरीन सिविल इंजीनियर रहे होंगे। और बात सिर्फ इस स्नानागार तक ही सीमित नहीं थी। उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मॉडर्न शहर बसते हैं। हर घर में नालियों का एक बड़ा ही जटिल नेटवर्क था जो शहर की मेन नाली से जाकर जुड़ता था। और कमाल की बात यह है कि पूरे इलाके में ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा था। कालीबंगा जैसी जगहों पर तो हमें जुते हुए खेत और अग्निवेदियां तक मिली हैं। ये सब एक संगठित कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ इशारा करता है। इतनी समानता और इतनी व्यवस्था बिना किसी सेंट्रल प्लानिंग के तो संभव नहीं थी। और फिर धौलावीरा का उदाहरण देखिए, जो गुजरात में है। ये इकलौता ऐसा शहर था जो 3 हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा गढ़, फिर एक बीच का शहर और सबसे नीचे आम लोगों के रहने के लिए निचला शहर। ये साफ तौर पर उनकी सामाजिक संरचना और शहरी नियोजन की गहरी समझ को दिखाता है। मतलब हर शहर को बहुत ही सोच समझकर बसाया गया था। शहरों की इस भव्य योजना से अब जरा उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे अपने पीछे छोड़ गए। ये कलाकृतियां हमें उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनके मान्यताओं की एक झलक तो देती हैं, लेकिन साथ ही कुछ नए सवाल भी खड़े कर देती हैं। ये छोटी सी मूर्ति, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। इसे डांसिंग गर्ल या नर्तकी कहा जाता है। सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की ये कांस्य की मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मोम के मॉडल का इस्तेमाल करके धातु की जटिल से जटिल आकृतियां बनाई जाती हैं। ये उस समय की उनकी उन्नत धातु कला को दिखाती है। मशहूर पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर ने 1973 में इसे देखकर कहा था कि ये एक ऐसी लड़की है जिसे खुद पर और इस दुनिया पर पूरा भरोसा है। उनके इन शब्दों से इस मूर्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उस समय के जीवन का एक आईना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में एक नर्तकी थी या फिर कुछ और? ये एक बहुत बड़ी बहस है। पारंपरिक सोच तो उसे एक कलाकार मानती है, लेकिन कुछ नए विद्वानों का तर्क है कि हो सकता है वो कोई भेंट या चढ़ावा ले जा रही एक महिला हो। देखिए, एक ही चीज की 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं ये हमें दिखाती हैं कि इतिहास को समझना कितना मुश्किल हो सकता है। नर्तकी के अलावा हमें हजारों की संख्या में ऐसी छोटी छोटी मुहरें भी मिली हैं। ये मुहरें एक नरम पत्थर से बनी हैं और इन पर जानवरों के और कुछ लिखावट के निशान हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में सामान की पहचान के लिए या शायद तावीज के तौर पर या फिर किसी तरह के प्रशासनिक काम के लिए किया जाता होगा। इन मोहरों में सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मोहर। इस पर एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर सींग वाला मुकुट है और चारों ओर जानवर हैं।
पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल का मानना था कि यह शायद भगवान शिव का एक आदि रूप हो सकता है, जिन्हें पशुपति यानी जानवरों का स्वामी भी कहा जाता है। ये खोज सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की भारतीय संस्कृति के बीच एक संभावित कड़ी की तरफ इशारा करती है। एक और दिलचस्प पहेली है यूनिकॉर्न वाली मोहरें। हजारों मोहरों पर एक सींग वाला ये जानवर बना हुआ है। अब बहस इस बात पर है कि क्या ये सच में एक पौराणिक यूनिकॉर्न है या फिर ये कोई बैल है जिसे साइड से देखने पर उसका दूसरा सींग छिप गया है। विशेषज्ञ इस पर एकमत नहीं है और ये रहस्य इस सभ्यता को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। तो हमने उनके शहर देखे, उनकी कलाकृतियां देखी, लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़े सुराग और शायद सबसे बड़ी बाधा पर, उनकी भाषा। एक ऐसी भाषा जिसे वे लिख तो गए पर हम आज तक पढ़ नहीं पाए। मोहरों और दूसरी चीजों पर हमें ये रहस्यमयी चिन्ह मिलते हैं। यही उनकी लिखने की प्रणाली है, उनकी लिपि। हमारे पास इसके हजारों उदाहरण हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो हमें उनके विचारों, उनके साहित्य और उनकी इतिहास को सीधे जानने से रोकती है। हम उनके शहर तो देख सकते हैं, पर उनकी आवाज नहीं सुन सकते। तो अब चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। इस विशाल और व्यवस्थित सभ्यता को आखिर चला कौन रहा था? सत्ता किसके हाथ में थी? यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास इतने सुनियोजित शहर, एक जैसी ईंटें और एक विशाल व्यापार नेटवर्क है जो एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास राजाओं के महल, उनकी भव्य कब्रें या उनकी मूर्तियां नहीं हैं जो आमतौर पर प्राचीन साम्राज्यों में मिलती हैं। तो फिर सत्ता की संरचना आखिर थी कैसी? इसको लेकर विद्वानों के बीच मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि ये एक केंद्रीकृत साम्राज्य था जिसे शायद पुजारी राजा चलाते थे। इस थियरी के पक्ष में ईंटों और वजन में जो एकरूपता मिलती है उसे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। दूसरा सिद्धांत ठीक इसके उलट है। वो कहता है कि ये एक राज्यहीन समाज था जिसे शायद व्यापारियों की परिषदें या स्थानीय समितियां मिलकर चलाती थीं, और इस तर्क का आधार है महलों और शाही कब्रों का न मिलना। पर एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है। हो सकता है कि ये न तो एक विशाल साम्राज्य था और न ही पूरी तरह से राज्यहीन। शायद ये अलग अलग शहर राज्यों का एक समूह था जो किसी एक राजा के अधीन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से व्यापार और संस्कृति के जरिए जुड़े हुए थे। इस मॉडल के हिसाब से जो एक रूपता दिखती है वो एक साझा संस्कृति का नतीजा थी, किसी एक शासक के आदेश का नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी उतना ही रहस्यमयी है जितना उसका उदय। लेकिन जो कुछ भी वे अपने पीछे छोड़ गए हैं वो हमें एक अविश्वसनीय कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसे हम आज भी टुकड़ों में जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लेकर भारत के धोलावीरा और राखीगढ़ी तक हर एक साइट इस सभ्यता की पहेली का एक अनमोल टुकड़ा हमारे सामने रखती है। ये शहर जो आज खंडहर बन चुके हैं, एक विशाल और बेहद जटिल दुनिया की गवाही देते हैं। अंत में हम ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने समय के महान योजनाकार, कलाकार और व्यापारी थे। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो हजारों साल बाद भी हमें अपनी जटिलता और अपनी उपलब्धियों से चकित करता है, भले ही हम उनके शासकों के नाम कभी ना जान पाएं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये संभव है कि जिस सभ्यता में हमें राजाओं के कोई साफ सबूत नहीं मिलते, वो असल में एक समतावादी समाज थी? एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति कुछ लोगों के हाथों में न होकर समाज में ज्यादा समान रूप से बटी हुई थी। ये एक ऐसा विचार है जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को ही चुनौती देता है।